नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो कविता लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, उस कविता का नाम है कृषक गान। कृषक यानी किसान, गान का अर्थ होता है गीत। तो कृषक गान यानी किसान के गीत। तो इस गीत को गाया किसने है? दिनेश भारद्वाज जी ने। तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। दिनेश भारद्वाज जी इस कविता के माध्यम से क्या हमें सीख देना चाहते हैं? क्योंकि आप सबको पता है बेटा कि पूरा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। किसान अगर देखा जाए गांव में निवास करता है, वो उसका जो मुख्य व्यवसाय है वह है खेती करना। लेकिन उसके बावजूद भी खेती करके भी वह किसान बुरे हालात में है, बुरी स्थिति में है। और यहाँ पर कवि जो है ये बताना चाहता है कि जो सम्मान हम और आप समाज के अन्य लोग नहीं दे पा रहे हैं, वो सम्मान जो है कवि अपनी कविता के द्वारा से देना चाहता है। तो चलिए दिनेश भारद्वाज की ये कविता हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। कवि कहता है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान करनू, उस कृषक का गान करनू, उस कृषक का गान करनू। मधुमास का अर्थ होता है बच्चों वसंत ऋतु। और पतझड़ का अर्थ होता है एक ऋतु का नाम जिसे हम कहते हैं ऑटम सीजन। नेक्स्ट है, दीनता का अर्थ होता है गरीबी। और अगर देखा जाए तो अभिमान का अर्थ होता है गर्व। तो कवि कहना चाहता है इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से कि हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। कवि किसान की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि किसान जो है, चाहे उसके जीवन में सुख आए चाहे उसके जीवन में दुख आए, हर एक मौसम में, हर एक स्थिति में वह संतोष रूपी तलवार अपने हाथ में लेकर के जीवन में आगे ही आगे तेज गति से बढ़ता जा रहा है, रुकता नहीं है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। यानी जब पूरे दुनिया में, पूरे संसार में मधुमास का मौसम आ जाता है, वसंत ऋतु छा जाती है, लोगों के जीवन में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली रहती है। लेकिन किसान का जो जीवन है वह पतझड़ के समान होता है। उसका जीवन जो है अभाव रूपी पतझड़ से भरा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने जीवन को व्यतीत करता है, जीता है। कभी आगे कह रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं। यानी किसान अपने जीवन को गरीबी में बिताता है, लेकिन गरीबी ही उसका अभिमान है। उस अभिमानी किसान का मैं आज सम्मान करना चाहता हूँ। मान का अर्थ होता है सम्मान। आज मैं उस किसान का सम्मान करना चाहता हूँ। जो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो उसका खोया हुआ सम्मान है, आज मैं अपने इस गीत के माध्यम से उसे देना चाहता हूँ। इसलिए कह रहे हैं ना अंत में, उस कृषक का गान कर लूं, अर्थात मैं उस किसान पर आधारित गीत गाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये पैराग्राफ आपको समझा होगा। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई अगर नया वीडियो आए तो आप तक वो पहुंच सके। तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कवि कहता है, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज करनू, उस कृषक का गान करनू, उस कृषक का गान करनू। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर देखा जाए तो इसमें दो एक शब्द हैं। सृजक मतलब होता है रचना करने वाला, और मनुजता मतलब होता है मानवता। तो कवि कहता है, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया। कवि कहना चाहता है कि लोग जो है, किसान के द्वारा जो निर्मित खून पसीने से जो अनाज वह उत्पन्न करता है, यानी एक अनाज को उत्पन्न करने के लिए वह अपना पूरा मेहनत, अपना खून पसीना लगा देता है। और वह इसी खून पसीने से पूरे संसार के लिए क्या बनाता है? मधुरस बनाता है, अर्थात अनाज बनाता है, अनाज को पैदा करता है। और उसी अनाज को खा करके पूरे संसार के लोगों का भरण पोषण होता है। कवि आगे कहता है
एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। यानी सृजक मतलब होता है रचना करने वाला, यानी ईश्वर। यानी कवि कहता है कि ईश्वर ने भी किसान पर अन्याय ही अन्याय किया है, अत्याचार ही अत्याचार किया है। ईश्वर ने उसके जीवन में भी उसके लिए भी धूप और छाया एक जैसी बनाई है। अर्थात किसान दिन रात खेतों में काम करता रहता है और अनाज उत्पन्न करता रहता है। आगे कवि कह रहा है, मनुष्यता के ध्वज तले आवाहन उसका आज करनूं। इसलिए कवि मानवता के उस झंडे के नीचे, मानवता के उस ध्वज के नीचे किसान को बुलाना चाहता है, उसका आवाहन करना चाहता है, ताकि उस उस किसान का सम्मान कर सके। क्योंकि जो सम्मान हम आप नहीं दे पाए, नहीं कर पाए, वह किसान का सम्मान दिनेश भारद्वाज जी अपनी कविता के द्वारा करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ना अंत में फिर से, उस कृषक का गान कर लूं। हे किसान, मैं आज इस गीत के द्वारा मैं तुम्हें सम्मान करना चाहता हूँ। तुम्हारी जो खोई हुई प्रतिष्ठा इज्जत है उसे मैं वापस दिलाना चाहता हूँ। कवि आगे कहता है, विश्व का पालक, कहता है कवि, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण करनो, उस कृषक का गान करनो, उस कृषक का गान करनो। पालक का अर्थ होता बेटा पालन करने वाला, और यहाँ पर अगला जो शब्द है, या पालक पालन करने वाला या अन्नदाता, क्योंकि किसान ही हमारे देश का या विश्व का क्या है, अन्नदाता है। और यहाँ पर कवि कहता है कि विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। किसान संसार को अनाज पैदा करता है, किसान संसार के लिए अनाज पैदा करता है, उसी से सभी का निर्वाह हो रहा है, उसी से सारे समाज के हर एक वर्ग के लोगों का भरण पोषण हो रहा है। इसलिए वह हमारा अन्नदाता और पालक है। किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। लेकिन पूरी जो दुनिया है वह उसे अपने पैरों के तले क्या कर रही है, रौंद रही है, उसे कुचल रही है। जैसे यहाँ पे शब्द आया है दलित, जैसे पहले के जमाने में दलितों को रौंदा जाता था, कुचला जाता था, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज वही स्थिति आज हमारे देश के उस किसान की है। वह उन दलितों की तरह रौंदा जा रहा है, किसके किसके द्वारा, हमारे और आपके द्वारा, हमारे और आपके पैरों के द्वारा द्वारा। इसलिए कवि कह रहा है ना, आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। इसलिए कवि उस किसान की इस दुर्दशा को देख करके कहना चाहता है कि आज मैं उस किसान से हाथ मिला करके एक नए संसार का, एक नए समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, ताकि उस समाज में किसान को सम्मान मिल सके। जो समाज इस समाज में ये सम्मान नहीं मिल पाया, वो नए समाज में, एक नए सृष्टि में, एक नए संसार में वो सम्मान मैं उसे दिलाना चाहता हूँ। इसलिए कभी फिर से कह रहा है, उस कृषक का गान कर लूं, अर्थात मैं उस किसान पर आधारित गीत गाना चाहता हूँ। क्यों? ताकि इस गीत के माध्यम से मैं उसका मान बढ़ा सकूं, उसका सम्मान कर सकूं। कवि कहता आगे, क्षण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि आगे कहता है, क्षीण का मतलब होता है कमजोर, और बलहीन मतलब होता है शक्तिहीन। तन को अर्थात है शरीर को, और यहाँ पे ऊसर मतलब होता है बंजर, और उर्वरा का अर्थ होता है उपजाऊ। तो कवि कहना क्या चाहता है, किसान भले ही पूरे संसार के लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन आज उसकी जो स्थिति है ना, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरी है। वह लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन कभी कभी उसी किसान के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहता है। सोचो उसकी स्थिति कैसी है। कभी कभी उसे खाने को नहीं मिलता है।
तो सोचो, जब उसे खाने को नहीं मिलेगा तो उसके शरीर पर कपड़े अच्छे होंगे क्या? नहीं। वह उसका शरीर कैसा होगा? बिना अनाज खाए शक्तिहीन होगा, बलहीन होगा। और उस बलहीन शरीर को वह क्या करता है? उन फटे पुराने कपड़ों से ढकता है, और अगर कपड़े नहीं रहते हैं तो बड़े बड़े जो पेड़ की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से उसे ढकता है, पालता है, मतलब ढकता है। ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, यानी जो बंजर धरती है, उस धरती को अपना खून पसीना लगा करके, खून पसीना बहा करके उसे उपजाऊ के लायक बनाता है, उसे खेती के लायक बनाता है। ये क्वालिटी, ये विशेषता हमारे देश के किसान के अंदर है। इसलिए कवि कह रहा आगे ना, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं। कवि कहना चाहता है कि मैं आज उन सारे सुर असुरों को, यानी समाज के सारे उन अच्छे बुरे लोगों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, अर्थात मैं उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा ऐसे अच्छे बुरे लोगों से कोई सरोकार नहीं है। मैं आज और केवल आज, केवल और केवल किसान का ध्यान करना चाहता हूँ और किसान की बात करना चाहता हूँ, ताकि मैं उस किसान का सम्मान कर सकूं, उस कृषक का गान कर लूं। और किसान के इस सम्मान के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं गीत गाना चाहता हूँ, ताकि उसके उस खोए हुए सम्मान को मैं दिला सकूं। किसके द्वारा? अपने इस गीत के द्वारा। कवि आखिरी के पैराग्राफ में कह रहा है, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपने जीत हारे, जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण करनू, उस कृषक का गान करनू, उस कृषक का गान करनू। यंत्रवत का अर्थ होता है मशीन के जैसा। नेक्स्ट है मनुष्यता, यानी इंसानियत। कण कण अर्थात यहाँ पर एकत्रित होने की बात हो रही है। जोड़कर मतलब हर एक किसान को कवि जोड़ना चाहता है। और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। अब कवि कहना क्या चाहता है कि देखिए, अब अगर आपको याद होगा, एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। जवान क्यों जय है? क्यों हमें जवान की जय जयकार करनी चाहिए? क्योंकि वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है। किसान की जय जयकार क्यों करनी चाहिए? क्योंकि किसान जो है ना, वो हमारे लिए अनाज पैदा करता है। और आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस स्लोगन में एक और शब्द जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अर्थात आज कहने का तात्पर्य क्या है? कि आज का जो युग है विज्ञान का युग है। यंत्रवत मतलब यहाँ पे मशीन के जैसा, आज मशीनों का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इसलिए कभी कह रहा है ना, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे। आज का जो जमाना है, आज का जो युग है, विज्ञान और तकनीकी का युग है। और आज जो मनुष्य है ना, बिना इन यंत्रों के, बिना इन मशीनों के जीवित रह सकता नहीं है। मांगते अधिकार सारे, यानी इस मशीन के युग में लोग अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन लेकिन किसान अपने अधिकारों की मांग करता है क्या? नहीं करता है। उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों से वो केवल संघर्ष करता है। केवल वह अपने कर्मों पर फोकस करता है, कर्मों पर प्रकाश डालता है। इसलिए कवि कह रहा है ना, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। कवि कहना चाहता है कि हम सब भारतवासियों का यही दुर्भाग्य है कि आज हम, हमारे देश में किसान का क्या है? बुरा हाल है। किसान की दुर्दशा के कारण आज हमारी मानवता क्या है? पूरी तरह से पीड़ित है। मतलब कवि कहना चाहता है कि आज हम विज्ञान के क्षेत्र में भले ही जीत गए हैं, लेकिन मानवता के क्षेत्र में हम हार गए हैं। इसलिए कवि कहता है, जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं। कवि कहना चाहता है कि आज मैं एक एक किसान को जोड़ना चाहता हूं, और जोड़ करके एक नए नीड़ का निर्माण करना चाहता हूं, एक नए घोंसले का निर्माण करना चाहता हूं, एक नए आशियाने समाज का निर्माण करना चाहता हूं, ताकि उस नीड़ में, उस घोंसले में, उस समाज में वह आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर सके, उसे सम्मान मिल सके। उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि कहता है फिर से आखिरी पंक्ति में कि मैं उस किसान के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए क्या करना चाहता हूँ? ये गीत गाना चाहता हूँ, ताकि उसे इस गीत के माध्यम से सम्मान दे सकूं।
तो बच्चों, यहाँ तक ये कविता थी जिसको मैंने समझाया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर ना हर एक पैराग्राफ का भावार्थ भी दिया है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप पढ़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक, दो, ये तीसरी और चौथी आपके सामने है। तो इन सब चीजों को बेटा आप पढ़ोगे ना तो सारा कविता आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप बिंदास चैनल पर कमेंट कीजिए, और कमेंट के द्वारा मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। मैं फिर से आखिरी बार आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिले उससे आपको एक नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक था। हम फिर नए वीडियो के साथ में आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।